दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। तो दोस्तों, आज जो हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं वो कोई और क्लास स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका बहुत दिनों से डिमांड था। ठीक है, हम लोग कौन सा क्लास यहाँ पे देखने वाले हैं? तो साइंस क्लास। और साइंस में भी हम लोग अगर बात करें तो मिसलेनियस का क्लास रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? मिसलेनियस का क्लास रहेगा, जिसमें MCQ क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे। सभी एग्जाम्स जितने JSSC के द्वारा आयोजित होती हैं, जैसे अभी आने वाले एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम आपका है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल मतलब उत्पाद सिपाही का एग्जाम आने वाला है, झारखंड पुलिस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, LDC का एग्जाम आने वाला है 12th लेवल का। यानी ये सारे जो है ना नियुक्तियों के लिए आपसे फॉर्म भरवाया गया है, बस एग्जाम इसका नहीं हुआ है, इसलिए जो भी गवर्नमेंट आएंगी ये एग्जाम जो है फिर स्टार्ट होगा। अब जब एग्जाम स्टार्ट होगा उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप पहले से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये सीरीज, और इसी को ध्यान में रखकर लाया भी गया है, क्योंकि अभी 12th लेवल और 10th लेवल का यहाँ पे जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी एग्ज़ाम्स JSSC के द्वारा आयोजित की जाती है उसके लिए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है इससे टफ भी रहेंगे। उसका एक अलग सीरीज स्टार्ट किया जाएगा जब JSSC CGL होगा उस समय। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को, अरस्तु को, लेमार्क को, थियोफ्रेटस को। यहाँ पे पूछा जा रहा है वनस्पति विज्ञान का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है? जनक पूछा जा रहा है, यानी फादर से पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ये थियोफ्रेस्टस को ही क्यों माना गया? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो थियोफ्रेस्टस साहब थे ना, उन्होंने क्या किया? वनस्पति विज्ञान मतलब सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि पेड़ पौधा का अध्ययन, यही पे है ना, क्या है? पेड़ पौधा का अध्ययन। अब ये क्या करते हैं कि 500 लगभग जो है ना पेड़ पौधा को लेते हैं और क्या करते हैं? उस पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करने के बाद ये क्या करते हैं कि जो भी 500 किस्म का पौधा में आप इनको मतलब निष्कर्ष निकला, जो भी इन्होंने वहाँ पे अध्ययन करके रखा उसको एक बुक में ये पब्लिश करते हैं, और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसका जो है नाम भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये बुक किसने लिखा है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसका लिखा हुआ बुक है? तो ये थियोफ्रेस्टस साहब का हो जाएगा। अब सोचिए, कोई भी सबसे पहले अगर पेड़ पौधा के 500 पौधे का अध्ययन करेगा और एक बुक में पब्लिश कराएगा, तो जाहिर सी बात है कि फादर जो है उसी को माना जाएगा। यही कारण है कि वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा गया। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु साहब हैं। दूसरा बात, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान जो है इसके भी जनक कौन है? तो अरस्तु साहब हैं। ये दोनों के जनक कौन है? अरस्तु साहब हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से 4 5 7 क्वेश्चन सारा हम लोग जो है यहाँ से क्लियर कर लेंगे। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिलोसोफिया जूलॉजिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ट्रेविरेनस के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ठीक है,
फिलोसोफिया जूलॉजिका नामक पुस्तक जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लेमार्क के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और यहाँ से बात ध्यान रखिएगा आप, ये जो बायोलॉजी आप शब्द को सुनते हैं ना, जीव विज्ञान को हिंदी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी, है ना। ये जो बायोलॉजी शब्द आप सुनते हैं, इस बायोलॉजी शब्द को गढ़ने वाले भी जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? लेमार्क साहब थे, ठीक है। खैर यहाँ पे दो व्यक्ति थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। कौन? लेमार्क और ट्रेविरेनस, जो यहाँ पे है ना, ट्रेविरेनस और लेमार्क, ये दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले दिए थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि फिलोसोफिया जूलॉजिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेमार्क के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जीवों की 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? जीवों की 5 जगत की जो प्रणाली है ना, इसका जो वर्गीकरण किया गया था वो कौन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? कैरोलस, लिनियस, कार्ल ओज, आर.एच. व्हिटेकर, अरस्तू। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.एच. व्हिटेकर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 5 जगत प्रणाली क्या है। तो 5 जगत प्रणाली में यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो समझिएगा कि यहाँ कह रहा है जीवों का वर्गीकरण। देखिए संसार में अगर देखा जाए ना, तो डेली जो है ना जीव की एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है, यानी जीवों की संख्या जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेड़ पौधे की हो या तो जीव जंतु की हो। अब देखिए उन सभी जीवों को अगर एक जगह रख दिया जाएगा तो हम इसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, यानी हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं इसके बारे में। लेकिन वही क्या है कि अलग अलग ग्रुप में अगर हम एक जैसे जीवों को रख देते हैं और उसको पढ़ना और समझना चाहते हैं तो हम अच्छे से पढ़ समझ सकते हैं। अब यही वर्गीकरण में है कि जो भी सारे संसार में जीव थे उनको एक तरह का जो भी अपना गुण होता था उसके आधार पर एक ग्रुप में उसको समूह में रख दिया गया, दूसरे को दूसरे समूह में, इस प्रकार जो कैटेगरी में बांट दिया गया उसी को वर्गीकरण कहा गया जीवों का। अब यहाँ पे देखिए कह रहा 5 जगत प्रणाली, तो सबसे पहले जीवों को अगर वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया था तो सबसे पहले जो वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया था वो किया गया था आपके अरस्तू साहब के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो अरस्तू साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब अरस्तू साहब क्या बोले कि जो भी जीव है ना उसको 2 भाग में बांट दो, एक स्थल पर रहने वाले जीव को रख दो और एक जल में रहने वाले जीवों को रख दो। मतलब रहने के आधार पर ये बोले कि 2 जगह पर रख दो। अब बताइए कि संसार में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि हवा में भी उड़ते हैं, है ना। अब स्थल और जल में ही केवल कैसे हम इसको रख कर और एक जीव के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं उसके गुण को, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि फिर से कैरोलस लिनियस भी आते हैं। तो कैरोलस लिनियस क्या करते हैं, ये भी जो है ना 2 जगत में इसको विभाजित कर देते हैं, यानी वर्गीकरण कर देते हैं जीवों को। एक कहते हैं कि पादप जगत बना दो और दूसरा जो है उसको जंतु जगत में भी वर्गीकरण कर दो। अब यहाँ भी परेशानी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ भी परेशानी स्टार्ट कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जिस प्रकार का गुण जो है पादप में होता है उस प्रकार का गुण बैक्टीरिया में नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार का गुण पादप में होता है वैसे जो है कवक में गुण नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है ना फिर आर.एच. व्हिटेकर साहब आते हैं और 5 जगत में इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, जिनमें से ही आपका सबसे पहला जगत जो है वो मोनेरा है, फिर आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा, फिर आपका तीसरा पादप है और फिर आपका चौथा कवक है
और पांचवा जो है वो एनिमेलिया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये जो 5 जगत है आज तक ये चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनेरा में जितने भी संसार में पाए जाने वाले जीवाणु हैं सभी को रख दिया गया। एक देखिए खत्म कहानी। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या किया गया कि एक कोशिका वाला जो जीव होता है जिसका शरीर का संरचना एक कोशिका का बना हुआ हो, वैसे जीव को, और जो जल में रह रहे हैं, मतलब एक कोशिकीय है लेकिन जल में रह रहे हैं, उसको क्या कर दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। जितने भी संसार में फिर पादप हैं, पेड़ पौधा, सभी को पादप जगत में रख दिया गया। अब जितने भी संसार में यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है, ठीक है, जिसका कोशिका एडवांस लेवल का हो, तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो हैं सबको किस में रख दिया गया, कवक में। बाकी जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं सभी को एनिमेलिया में रख दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा हो गया आपका, जेलीफिश है, सांप है, मेढक है, स्तनधारी जीव हैं, पक्षी है, सभी को एनिमेलिया के तहत रख दिया गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये प्रणाली कब दी गई थी, 5 जगत की प्रणाली, तो 1969 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, R.H. विटेकर के द्वारा, जो आज भी चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। युगलीना वर्गीकरण के किस जगत का जीव है, कवक का, प्रोटिस्टा का, मोनेरा का, शैवाल का। मतलब युगलीना एक जीव है। ठीक है, वो जो हम लोग 5 जगत देखे ना, उसमें से कह रहा है कि युगलीना जो है, ये बहुत भी वीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किस जगत में आता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत का ये जीव है। देखिए युगलीना जो है ना, इसके बारे में पूछा जाता है कि युगलीना जो है ये 2 तरह का जीवन पद्धति को अपना शो करता है। ये पादप जैसा भी गुण दिखाता है अपने अंदर और जंतु के जैसा भी दिखाता है। कैसे, अब समझिए यहाँ पे, जब सूर्य का प्रकाश इसको मिलता है, ठीक है, तो ये अपने खाना बना लेता है। सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ध्यान रखिएगा युगलीना क्या करता है, खुद अपना खाना ये बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पौधा का क्या गुण है, पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने खुद खाना बनाता है। जब अपने खुद खाना बनाता है, अब युगलीना को भी सूर्य का प्रकाश मिलता है, अपने खुद खाना बना लेता है। यानी युगलीना के पास किस प्रकार का गुण है भाई, तो पादप का गुण है, पेड़ पौधे का गुण है। अब देखिए जब इसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है युगलीना को, तब ये क्या करता है, किसी जीव के पास रहकर जो है अपना भोजन खुद अपना ले लेता है। तब देखिए अब ये क्या है, किसी जीव पर डिपेंड हो जाता है, मतलब ये जंतु का गुण है इसके पास। इसीलिए इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा जीव है जो 2 प्रकार के जीवन पद्धति को शो करती है, तो उसका राइट आंसर होगा युगलीना। और ये किस जगत का प्राणी है, तो ये प्रोटिस्टा का है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था, अरस्तु के द्वारा, कार्लोस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा, लेमार्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है, जीवों की जो द्विनाम पद्धति थी ना, उसको सबसे पहले देने वाले जो व्यक्ति यानी वो वही दिए ही थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कब दिए थे, तो 1753 में। अब द्विनाम पद्धति क्या है समझिएगा, किसी भी जीव का नाम जो है ना, वंश और जाति, ये 2 के आधार पर जो लिखा जाता है वही द्विनाम पद्धति है। ठीक है, और ये वंश और जाति जो है ये लैटिन भाषा का 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द जो होता है वो वंश को डिनोट करता है और दूसरा शब्द जो होता है वो किसी भी प्राणी का, अणुजीव का जाति को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य का द्विनाम पद्धति अगर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये होमो जो है ना, ये हम लोगों की वंश है, और सेपियंस जो है ये हम लोगों की क्या है, हम लोगों की जाति है।
इसी प्रकार संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी का नाम जो है लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, वही द्विनाम पद्धति नामकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी में जो एक शब्द जो जोड़ दिया गया है वो है लिन, यानी पूरा नाम जो है मनुष्य का वो होमोसेपियंस लिन है। अब लिन कहाँ से आया भाई? तो लिन जो है ना ये कैरोलस लीनियस का शॉर्ट फॉर्म जो है लिन है। ठीक है, यानी सबसे पहले इन्होंने ही मनुष्य का द्विनाम पद्धति को खोजा था, वही ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि ये जो होमोसेपियंस नाम है मनुष्य का वो किसने खोजा था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था, वही यहाँ पे डिनोट कर रहा है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कह रहा है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए आ ही गया, राना टिग्रीना है, फेलिस डोमेस्टिका है, राना फेलिशिका है, राना राना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राना टिग्रीना ऐसे होता है। ठीक है, टिग्रीना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट जब होता है ना तो वो कुछ भी ले लेता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे राना जो है ये इसका क्या दिखा रहा है? ये इसकी वंश को दिखा रहा है, और टिग्रीना जो है ये क्या दिखा रहा है? जाति को दिखा रहा है। ठीक है, यानी मेढक का वंश राना है और जो जाति है वो इसकी टिग्रीना है। आगे अगर इसी तरह कुछ का आप जान लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है धान का, अगर आपसे बॉटनिकल नेम पूछे, ठीक है, जंतु में वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, इसको हम लोग जूलॉजिकल नाम भी कह सकते हैं, और धान में भी वैज्ञानिक नाम या तो बॉटेनिकल नाम कह सकते हैं, यानी वनस्पतिक नाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग धान की बात करें तो धान का होता है ओरिया सटेया, ओरिया क्या होता है? शटीवा होता है। ये धान का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह अगर हम लोग गाय की बात करें कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है? बॉस इंडिकस। ठीक है, उसी तरह मटर का बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मटर का होता है पिशून सटिवम। क्या होता है? पिशून सटिवम। इसी पर मेंडल साहब पूरे आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक्स को गढ़ दिए थे मटर के पौधा पर ही। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम, सोना, चांदी, पारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम जो होता है एक मुलायम धातु होता है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ब्रोमीन है, पारा है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा, यहाँ पे तो धातु था जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, तो इसका आंसर आपका पारा हो गया। लेकिन यही जो ये है ना, ये आपका अधातु अगर आपसे पूछे कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। तो यहाँ पे माइनर मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा। अधातु पूछे तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन या फिर फॉस्फोरस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि अधातु है लेकिन वो गैसीय अवस्था में पाई जा रही है। कैसी अवस्था में पाई जा रही है? तो वो गैसीय अवस्था में पाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, आयोडीन जो है ये सबसे अधिक चमकीला अधातु है, क्योंकि देखिए अधातु जो होता है वो चमकीला नहीं होता है, क्योंकि धातु चमकीला होता है। लेकिन अपवाद है ये कि आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकदार है ना। तो हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है लेकिन ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अगर हम लोग आवर्त सारणी की बात करेंगे, ठीक है, किसकी? पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की बात करेंगे
तो आपको दिखाई देगा कि 11 ऐसे तत्व हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरा के ताप पर, किसके ताप पर, तो कमरा के ताप पर जो है ना गैसीय अवस्था में आपको दिखाई देंगे। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब ये 11 तत्व कौन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा बता दें, वैसे उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक तो हाइड्रोजन हो गया आपका, ठीक है, एक आपका हीलियम हो गया, एक आपका नाइट्रोजन हो गया, एक आपका ऑक्सीजन हो गया, एक आपका फ्लोरीन हो गया, है ना, एक आपका क्लोरीन हो गया। इसी तरह अगर देखें हम लोग तो नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गया, क्योंकि सबका सिंबल नहीं लिख दे रहे हैं, हो सकता है आप लोग को दिक्कत भी हो, ठीक है, जेनोन हो गया और फिर रेडोन हो गया। ये 11 ऐसे तत्व हैं आवर्त सारणी में जो क्या होते हैं, कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु है जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा है गैलियम, तीसरा पारा, चौथा है ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे सीजियम भी होता ना तो ये भी आपका जो है राइट आंसर होता। गैलियम और सीजियम एक ऐसा धातु है जो हाथ पर रखने पर ये क्या होता है कि पिघलने लगता है। अब इसका देखिए कारण क्या है कि पिघलने लगता है। समझिए कि गैलियम और सीजियम का गलनांक जो होता है ना, ये अप्रोक्स अगर हम लोग देखें तो 29.7 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, गैलियम और सीजियम का अप्रोक्स इसी के बीच घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं मानव शरीर का अगर हम लोग टेम्परेचर देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जब हम इसको हाथ में रखते हैं गैलियम को या सीजियम को, तो जाहिर सी बात है कि हमारा इसका जो गलने का जो गलनांक है वो इसका कम है, और यहाँ पे जो है उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है हाथ पे, तो जाहिर सी बात है कि वो पिघलेगी ही। इसीलिए कहा जाता है कि गैलियम और सीजियम धातु जो है वो हथेली पर जब रखा जाता है तो वो पिघल जाता है। क्यों पिघलता है, तो हम लोग देख लिए अभी कि गैलियम सीजियम का गलनांक जो होता है वो कम होता है, और हमारी हाथ की गर्मी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसी कारण हाथ पर रखने से वो पिघल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। हर्पेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोलॉजी। ये ऐसे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो समझिए। कह रहा है जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक। अब यहाँ समझिए कि जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। अब हम इसको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए। तो संरचनात्मक इकाई हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी जीव का जो निर्माण हुआ है वो एक कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है, एक कोशिका से हुआ है। अब यही जो कोशिका है विभाजित होगी और इसी का समूह बन जाएगा, तो ये जो है उत्तक बन जाएगा, और उत्तक जो का समूह जब बनेगा तो वो एक अंग बन जाएगा। ठीक है, अब अंग का समूह अगर बनेगा तो वो अंग तंत्र बन जाएगा, और अंग तंत्र जब बन जाएगा तो फाइनली एक जीव का अस्तित्व जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से समझिए, एक प्रकार का ये संरचना बनाया ना, कोशिका था, कोशिका से उत्तक बना दिया, उत्तक से अंग बना दिया, अंग से अंगतंत्र बना दिया, अंगतंत्र से एक जीव जो है अस्तित्व देखने को मिल गया। मतलब एक संरचना का ये निर्माण किया। अब देखिए इसको कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका का भी अपना काम है, उत्तक का भी अपना एक विशिष्ट काम है, अंग का भी अपना एक विशिष्ट काम है, उसी तरह अंग तंत्र का भी अपना एक अलग काम है और अपने रूप से वो काम को संपादित करता है। इसी तरह इसी कारण है कि हम इसको जो है क्या कहते हैं, कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है
उसका कह रहा है कि अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में होता है, तो इसका अध्ययन जो है विज्ञान के साइटोलॉजी शाखा में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह अगर देखा जाए ऑन्कोलॉजी में कैंसर का जो है अध्ययन किया जाता है, बीमारी का, ठीक है। अगर हम लोग आगे आएंगे टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का अध्ययन होता है, ठीक है। और आगे हर्पेटोलॉजी में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे सांपों का अध्ययन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक दक्षिण की ओर निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा को लंबवत रूप से नीचे की ओर ले जाता है। समझिएगा, एक धारा है उसको लंबवत रूप से क्या कर रहा है, वो नीचे की ओर ले जा रहा है। फिर यह किस दिशा में एक बल का अनुभव करेगा, पूरब की ओर, ऊपर की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल का अनुभव जो है ये पश्चिम की ओर करेगा, ठीक है। यहां से समझिएगा, देखिए ये डायग्राम जो आपके सामने दिख रहा है ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। ये किसका नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ध्यान रखिएगा। अब बाएं हाथ का नियम जो है फ्लेमिंग का, वो क्या कहता है, वो 3 डायरेक्शन को आपको दिखाता है। ये जो है अंगूठा है, ये अंगूठा क्या करता है, ये बल का डायरेक्शन को दिखाता है। दूसरा जो है ये तर्जनी है, ठीक है। ये कौन सी अंगुली है, तो ये तर्जनी है। ये तर्जनी अंगुली जो होती है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। और ये जो आपका मध्यमा अंगुली जो है ये क्या करती है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मध्यमा है ना, ये किस चीज को दिखाती है, ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। किसको दिखाती है, विद्युत धारा की दिशा को ये दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन आपको दिया गया है। उस डायरेक्शन में से आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कोई क्या बोलते हैं इसको, धारा है उसको लंबवत रूप से नीचे ले जाना है। मतलब धारा का दिशा ये अंगुली डिनोट कर रहा है, इसको नीचे की ओर अगर हम ले जाते हैं तो बल का अनुभव जो है वो हम किधर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बल का अनुभव जो होगा वो पश्चिम के साइड हो जाएगा। मतलब अंगूठा जो है वो इसको नीचे अगर करते हैं तो अंगूठा जो है ये पश्चिम की ओर चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का जो है उसके अनुसार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन है, राजू को 2 सेकेंड के बाद, राजू को कितने सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद दूरस्थ पहाड़ी से अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। समझना, एक का क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसा देखने को मिलेगा, वायु में ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकेंड है, राजू से पहाड़ी की दूरी कितनी है। यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, समझिएगा, दूरी निकालने आपसे बोल रहा है। ऑप्शन है 350 मीटर, 175 मीटर, 650 मीटर, 700 मीटर। अब यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे वो समझिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है प्रतिध्वनि, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि जब कोई परावर्तक सतह, मतलब यहाँ से टकराई ध्वनि, ये परावर्तक सतह है, ठीक है, यहाँ से जाते हुए और जो व्यक्ति के पास से वो निकला है, ठीक है, लौट के आ रही है, मतलब यहाँ गई यहाँ आई और उसके बाद ही उसको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा जो ये परावर्तक सतह की दूरी थी उसको हम अगर d मान लेते हैं तो ध्वनि के लिए, सुनने के लिए जो तय किया गया दूरी, मतलब फिर से जो जाकर आया, ये सुनने के लिए जो तय किया गया दूरी, उसको हम क्या मान लेंगे, 2d मान लेंगे। गया और आया, एक यहाँ तक d दूरी था तो यहाँ से यहाँ आया, मतलब 2d हो गया। बस इतना ही में आपका आंसर है। अब यहाँ पे समझिएगा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो है गति इंटू समय होता है ना। क्या होता है, गति इंटू समय। अब आपके पास देखिए
दूरी कितना आ गया आपके पास, 2d है ना। अब 2d बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गति जो है वो कितना है, 350 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहे तो 350 इंटू 2 मतलब क्या हो गया, 700, ठीक है। यानी 2d बराबर कितना हो गया, 700 मीटर हो गया। तो 1d बराबर कितना हो जाएगा, 350 मीटर हो जाएगा। यानी राजू से पहाड़ी की दूरी ही पूछ रहा था सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए d बराबर क्या हो गया, 350 मीटर हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बस उतना ही देखना है, राजू को 2 सेकंड के बाद दूरस्थ पहाड़ी से अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि उसको सुनाई देती है। वायु में ध्वनि का चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप दूरी जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है, द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण या फिर ऊर्जा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग संरक्षण, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। हमारे द्वारा दी हुई वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा चैनल को बड़ा कीजिए ताकि हम आप लोग के लिए कुछ कर सके। क्योंकि अभी हमको ऑनलाइन आना था, यानी लाइव आना था, लेकिन लाइव आने नहीं दे रहा है। इसीलिए थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो है ये चैनल आपका बड़ा हो। क्योंकि आप ही लोग का चैनल है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ कमी लगे तो उसमें जो है कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या और कैसे प्रश्न देना है। आपको लगे कि बहुत इजी प्रश्न है तो थोड़ा सा आप जो है बताने का ये प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड भी है तो उसको भी बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।